नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मनीष। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है टारगेट एमपीपीएससी 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से हम आपके सामने अलग अलग सेगमेंट्स के अंतर्गत पिछले एक वर्ष की तमाम घटनाओं को समेट रहे हैं ताकि आपकी आने वाली मध्य प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर सकें और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। आज हम जिस सेगमेंट पर बात करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज से जुड़ा हुआ है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक की बात करते हैं जिनको हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। कब हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा दीक्षा कैसी रही, कहां पर हुई? जैसे हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा इन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की थी और इसके बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में बीए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, वहां से अर्थशास्त्र में मास्टर्स किया और डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री भी वहीं से प्राप्त की। साथ ही इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की और लंदन से इन्होंने बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि भी, उसकी डिग्री भी हासिल की। दलित समुदाय के एक बहुत बड़े नेता हैं, अब तक के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। महार जाति से आते थे और उस समय महार जाति को अछूत माना जाता था सामाजिक रूप से, और सामाजिक रूप से बहुत भेदभाव का सामना सामान्य तौर से करना पड़ता था और इसलिए इन्होंने अपना जीवन धीरे धीरे सामाजिक सुधारों के लिए समर्पित कर दिया। सामाजिक सुधार और अधिकारों के लिए किस प्रकार के संघर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए? अंबेडकर ने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ और दलितों के अधिकारों के लिए एक लंबा संघर्ष किया और इसकी शुरुआत होती है 1927 के महाड़ सत्याग्रह से, जब उन्होंने दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए कार्य किया। इसके बाद एक नासिक सत्याग्रह में उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया गया, उनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। नासिक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, और इसका उद्देश्य क्या था? दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश कराने के अधिकारों से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह था। अगर हम इनके राजनीतिक करियर की बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, तो 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी जो बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के रूप में परिवर्तित हुई। 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वायसराय की कार्यकारी परिषद के एक महत्वपूर्ण श्रम सदस्य बने और उसके बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही बने। अंबेडकर भारतीय संविधान की जो मसौदा समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे और इसलिए भारतीय संविधान को तैयार करने में इनकी सबसे प्रमुख भूमिका मानी जाती है। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय संविधान लागू कब हुआ, भारत रिपब्लिक कब बना, कब गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। अक्टूबर 1956 में अंबेडकर ने नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। अंबेडकर ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों और लेखों का भी लेखन किया और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्म, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें और इनके लेख हैं। मरणोपरांत 1990 में अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और साथ ही इनका जो निधन है वो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने ये कुछ सामान्य तथ्य जाने। एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है वो है भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भारत की स्वर कोकिला या भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है और भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे बहुमुखी गायिकाओं में से एक थी। जन्म कहां पर हुआ था? जन्म इंदौर में हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को जन्म हुआ था। माता और पिता का नाम क्या था? जो पिता थे वो शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे जिनका नाम था पंडित दीनानाथ मंगेशकर और माता का नाम शेवंती था। इसके अलावा अगर इनके बारे में और तथ्यों को जाने तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1948 में फिल्म मजबूर से की थी, वहां से उनको एक पहचान मिली। उसके बाद
1000 से अधिक हिंदी और 36 क्षेत्रीय फिल्मों में 5000 से ज्यादा गानों को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी। इनका निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुआ था। 1974 में रॉयल अल्बर्ट हॉल यूके में परफॉर्म करने वाली वह पहली भारतीय बनी थी और उसके बाद 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से और 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर इनके बारे में और तथ्यों को जाने तो 1974 में लता मंगेशकर ने गिनीज रिकॉर्ड में भारतीय संगीत के इतिहास में सबसे अधिक दर्ज की गई कलाकार होने का गौरव प्राप्त किया था। सितंबर 2019 में भारत सरकार द्वारा उनके 90वें जन्मदिन पर उन्हें डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उनकी याद और सम्मान में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की गई है। एक और महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था वो भारत के एक महान कलाकार हैं। आप इनको निर्माता के रूप में भी कह सकते हैं, एक्टर के रूप में भी देख सकते हैं और इन्होंने अपने गायन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनको हम किशोर कुमार के नाम से जानते हैं। पूरा नाम क्या था इनका? आभाष कुमार गांगुली इनका नाम था और प्रसिद्ध किस नाम से हुए? किशोर कुमार के नाम से हुए। जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के खंडवा में। और जन्म कब हुआ था? 4 अगस्त 1929 को। मृत्यु हुई 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में। साथ ही इनके पिता का नाम था कुंजलाल गांगुली और इनका जो क्षेत्र था, इन्होंने जिस क्षेत्र में कार्य किया, एक अभिनय के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, यानी ये अभिनेता रहे, निर्देशक रहे, निर्माता रहे, लेखक रहे, गीतकार रहे। अलग अलग विधाओं में इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अगर इनके पुरस्कारों की बात करें तो 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया गायन के क्षेत्र में। किशोर कुमार के एक और इनके नाम से एक पुरस्कार की भी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई, जिसको हम किशोर कुमार पुरस्कार के नाम से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा ये दिया जाता है और मध्य प्रदेश सरकार हर साल यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को देती है जिन्होंने भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है और साथ ही नकद राशि भी प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश की एक और पर्सनैलिटी जो विशेष रूप से लगातार चर्चा में रही और बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है, उनको हम माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से जानते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1889 में जन्म हुआ था। देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार थे और इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसको हम कर्मवीर के नाम से जानते थे और एक पत्र का संपादन किया जिसको हम प्रताप के नाम से जानते थे। देहांत कब हुआ? 1968 में इनका देहांत हुआ और इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां रही वो थी हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा, इनकी प्रमुख कृतियां थी और इसके अलावा पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जाने तो उन्होंने स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना इनके अंतर्गत देखने को मिलती है माखनलाल चतुर्वेदी में, और इन्होंने इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है और इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी। जैसे उनकी कई कविताओं में आप देख सकते हैं कि पुष्प की अभिलाषा, अमृत राष्ट्र, अमर राष्ट्र, कैदी और कोकिला। आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी एक प्रसिद्ध भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता है। इन्होंने बच्चों के अधिकारों और उनके शोषण के खिलाफ महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ है और इनका 11 जनवरी 1954 को इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई? इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। अगर इनके प्रमुख कार्यों और योगदान की बात करें तो इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया जिसको हम बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। बाल श्रम, बाल तस्करी और बाल शोषण के खिलाफ लड़ने वाला एक प्रमुख संगठन है। इस आंदोलन ने अब तक 88,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। अगर हम ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की बात करते हैं तो 1998 में इन्होंने बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का नेतृत्व किया। यह जो मार्च था, इस मार्च को 103 देशों से होकर गुजारा गया और 7.2 करोड़ लोगों
इस मार्च से प्रभावित हुए। एक और पर्सनैलिटी जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं, भारतीय क्रांतिकारी हैं, जिनको हम चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। इनके बारे में भी कुछ सामान्य तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे। जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था। असली नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी, लेकिन वे चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1922 में जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया तो इनकी विचारधारा में बदलाव आया और ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और उससे जुड़कर इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सक्रिय सदस्य बने। 9 अगस्त 1905 को काकोरी कांड में वे और उनके साथी फंस गए थे और काकोरी कांड में सम्मिलित जितने भी लोग थे उनमें से केवल एक की गिरफ्तारी नहीं हुई, वो थे चंद्रशेखर आजाद। बाकी सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। 27 फरवरी 1931 को आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेर लिया गया था। इसके बाद इन्होंने अपनी पिस्तौल में बची आखिरी गोली खुद को मार ली थी और ये शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश में की एक वीरांगना जिसका नाम हम बचपन से सुनते आए हैं, उनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था? 19 नवंबर 1828 को बनारस शहर में एक मराठी करहड़े ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका जो विवाह हुआ था वो झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से मई 1842 में हुआ था। विवाह के बाद उन्हें हिंदू देवी लक्ष्मी के सम्मान में लक्ष्मीबाई कहा गया, क्योंकि महाराष्ट्रियन परंपरा के अनुसार महिलाओं को शादी के बाद एक नया नाम दिया जाता है। सितंबर 1851 में उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। एक पुरानी बीमारी के कारण जन्म के 4 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद स्थापित हिंदू परंपरा का पालन करते हुए अपनी मृत्यु से ठीक पहले महाराजा ने एक लड़के को अपना उत्तराधिकारी सामान्य तौर से बनाया। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को मान्यता देने से मना कर दिया और व्यपगत सिद्धांत के अनुसार झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी ने झांसी को अंग्रेजों को सौंपने से स्पष्ट तौर से इनकार कर दिया। 1857 में मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई। आप जानते हैं मेरठ 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। और उसके कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की शासिका घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल होकर उन्होंने तेजी से अपने सैनिकों को बहुत तेजी से संगठित किया और बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोहियों की कमान संभाली। पड़ोसी क्षेत्रों के विद्रोही उन्हें समर्थन देने के लिए झांसी की ओर बढ़े और साथ ही 2 सप्ताह तक युद्ध चलता रहा, जिसमें रानी ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए वीरतापूर्वक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगर हम आगे इनके कुछ तथ्यों को जाने तो बहादुरी से लड़ने के बावजूद रानी युद्ध नहीं जीत पाई। रानी अपने शिशु पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर कालपी की ओर चली। तांत्या टोपे और अन्य विद्रोही सैनिकों के साथ रानी ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया और इसके बाद अंग्रेजों से लड़ने के लिए ग्वालियर के मुरार की ओर वो रवाना हुई। 18 जून 1858 को ग्वालियर में लड़ते समय 23 वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति की प्राप्ति हुई। तो मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी वीरांगना है। न केवल मध्य प्रदेश की वीरांगना है बल्कि पूरे भारत में इनको एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखा जाता है। एक और पर्सनैलिटी जो मध्य प्रदेश से संबंधित है उनका नाम है रानी अवंतीबाई लोधी। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 16 अगस्त 1831 को और मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम महोगढ़ में इनका जन्म हुआ था। वे राव जुझार सिंह की पुत्री थी और उनका विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुआ था। उनके पति विक्रमादित्य सिंह की मृत्यु के बाद अवंतीबाई ने रामगढ़ की रानी के रूप में शासन संभाला था। रानी अवंतीबाई ने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और अपने राज्य को स्वतंत्र रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संघर्ष किया था। अपने राज्य की रक्षा करने के लिए मजबूत रणनीति बनाई थी, उसका उपयोग किया और स्थानीय जनता को भी इन्होंने संगठित किया था। रानी अवंतीबाई ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई युद्ध लड़े थे। एक युद्ध में घिरने के बाद उन्होंने 20 मार्च 1858 को आत्महत्या कर ली ताकि वे अंग्रेजों के हाथ में न आए। तो एक महत्वपूर्ण वीरांगना थी ये भी, अवंतीबाई भी।
एक और नाम जो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से लिया जाता है, उनको जाना जाता है तांत्या भील के नाम से। इनका जन्म कब हुआ था? 1842 में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बड़ोदिया गांव में इनका जन्म हुआ था। तांत्या भील भील जनजाति के सदस्य थे, जो मध्य भारत की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति है। तांत्या भील को भारतीय रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रमुख आदिवासी विद्रोही थे और कई बार ये बहुत गरीब व्यक्तियों की भी लगातार मदद किया करते थे। तांत्या भील ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और आदिवासियों के खिलाफ उनके अन्याय के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया और आदिवासियों को संगठित किया, स्थानीय लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध की रणनीति को अपनाया। तांत्या भील ने गरीबों और शोषितों की मदद की, जिससे वे लोगों में जनप्रिय हो गए, लोगों में बहुत बेहद लोकप्रिय हुए। उन्होंने अमीरों से धन लेकर गरीबों में वितरित किया, जिससे वे आम जनता के बीच बेहद ज्यादा लोकप्रिय हुए। तांत्या भील को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन हमेशा वो अपनी चालाकी के कारण कुछ न कुछ करके लंबे समय से ब्रिटिश शासन से बचते रहे। तांत्या भील को अंततः 1889 में धोखे से पकड़ा गया और अंग्रेजों ने 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर में उन्हें फांसी दे दी। एक और नाम जो मध्य प्रदेश से लगातार जुड़ता है, मध्य प्रदेश में जिसका नाम लिया जाता है, उनका नाम है झलकारी बाई। झलकारी बाई का जो जन्म है वो 22 नवंबर 1830 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के भोजला गांव में इनका जन्म हुआ था। झलकारी बाई एक किसान परिवार से थी और उनके पिता का नाम सदोवार सिंह और माता का नाम जमुना देवी थी। बचपन से ही झलकारी बाई में साहस और नेतृत्व का गुण था और उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और इसके साथ साथ निशानेबाजी में भी महारत हासिल की थी। झलकारी बाई को विशेष तौर से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की एक प्रमुख सहायिका के रूप में कार्य किया था। वे रानी लक्ष्मीबाई की अत्यंत विश्वास पात्र थी और दोनों के बीच बहुत ही गहरा संबंध था, झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई के बीच। झलकारी बाई ने झांसी की सेना में दुर्गा दल नामक एक महिला बटालियन का गठन किया था और उसका नेतृत्व भी किया था। किस दल का? दुर्गा दल का। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में हिस्सा लिया था और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झलकारी बाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झांसी की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने सहायता प्रदान की थी। एक मौके पर जब झांसी का किला अंग्रेजों से घिर गया था तो झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण किया था और अंग्रेजों को भ्रमित करने में सफल रही थी, जिससे रानी लक्ष्मीबाई वहां से सुरक्षित निकल पाई थी। 4 अप्रैल 1858 को रानी झलकारी बाई झांसी में उनकी मृत्यु हुई। झलकारी बाई की 4 अप्रैल 1858 को झांसी में मृत्यु हुई। हालांकि उनकी मृत्यु के साल को लेकर के इतिहासकारों में एक विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। झलकारी बाई की जो वीरता और बलिदान है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बेहद सम्मानपूर्वक सामान्य तौर से देखा जाता है। वे दलित और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक मानी जाती हैं। भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में झलकारी बाई को सम्मान के रूप में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी जिनसे आजकल की पीढ़ी, खासतौर से शायरी पसंद करने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से परिचित होगी, उनको हम राहत इंदौरी के नाम से जानते हैं। राहत इंदौरी का जो जन्म है वो 1 जनवरी 1950 को इंदौर में हुआ था। इनका जो असली नाम था वो राहत कुरैशी था, लेकिन ये राहत इंदौरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने इंदौर के इस्लामिया करीमिया कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की थी और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। राहत इंदौरी ने इंदौर के एक कॉलेज में उर्दू साहित्य के प्रोफेसर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कवि सम्मेलनों और मुशायरों में भाग लेना शुरू किया और जल्द ही उनकी पहचान एक प्रमुख कवि के रूप में बन गई। शायरी में सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक घटनाओं और मानवीय भावनाओं का गहरा प्रतिबिंब उनकी देखने को मिलेगा और साथ ही कई प्रसिद्ध गजलें, नज़में भी उनके द्वारा लिखी गई जो बेहद लोकप्रिय हुई। इनका निधन 11 अगस्त 2020 को इंदौर में हुआ था और इनकी मृत्यु का जो प्रमुख कारण था वो कोविड-19 से चलती हुई जटिलताओं, कॉम्प्लिकेशंस के कारण हुआ था। मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़े साहित्यकार जिनका नाम आपने निश्चित रूप से सुना होगा, जिनका नाम था हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद
होशंगाबाद के एक गांव में हुआ था जिसका नाम था जमानी। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर एमए की डिग्री इन्होंने प्राप्त की और प्रारंभ में परसाई ने शिक्षण का कार्य किया, लेकिन उसके बाद ये पूरी तरह से लेखन में संलग्न हो गए। उन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था और उसके बाद परसाई को हिंदी व्यंग्य साहित्य का प्रमुख स्तंभ माना जाने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज की विभिन्न समस्याओं और विरोधाभासों पर गहरा प्रहार सामान्य तौर से अपने लेखन के अंतर्गत किया था। प्रमुख रचनाओं में विकल्प, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, भोलाराम का जीव, रानी, नागफनी की कहानी और अकाल पर्व शामिल है। उनकी कहानियां और निबंध व्यंग्य समाज की विडंबनाओं को प्रस्तुत करने में अत्यंत प्रभावी है। उनकी जो लेखन शैली थी वो व्यंग्यात्मक थी, हास्य का उसमें इस्तेमाल किया करते थे और तीखे प्रहार का एक प्रकार से मिश्रण था। यानी व्यंग भी होता था, हास्य होता था और तीखे प्रहार भी उनकी लेखन शैली के अंतर्गत सम्मिलित थे। हरिशंकर परसाई को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में उनका निधन हुआ। एक और पर्सनैलिटी जो राजनीतिक क्षेत्र में जिसने पूरे भारत में नाम बनाया, जो मध्य प्रदेश में ही जिनका जन्म हुआ था, वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। विक्टोरिया कॉलेज, जिसे अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां से इन्होंने अपनी स्नातक बीए की पढ़ाई की। उसके बाद कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सदस्य बने और भारतीय जनसंघ की स्थापना में भी इन्होंने मदद की। ये भारतीय संसद में पहली बार कब पहुंचे? 1957 में ये पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1980 में भारतीय जनसंघ के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और उसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ही बने। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। कब कब? पहली बार 1996 में केवल 13 दिन के लिए, उसके बाद 1998 से 1999 में उनकी सरकार 13 महीने तक चली और तीसरी बार 1999 से 2004 तक उन्होंने अपना कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में 5 वर्ष का पूरा किया। अगर इनकी प्रमुख नीतियों और उपलब्धियों की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है परमाणु परीक्षण, जो कि 1998 में किया गया। पोखरण सेकंड के नाम से परमाणु परीक्षण जाना जाता है, क्योंकि 1974 में पोखरण 1 का परीक्षण इंदिरा गांधी की सरकार कर चुकी थी। परमाणु परीक्षण को इन्होंने सफलतापूर्वक संपन्न किया था 1998 में, जिसको पोखरण सेकंड के नाम से जानते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के माध्यम से भारत में सड़कों का एक जाल बिछाने में कामयाब रहे और साथ ही अपनी विदेश नीति के अंतर्गत इन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश की। 1999 में लाहौर बस यात्रा की और 2001 में आगरा शिखर सम्मेलन भी संपन्न किया। 2015 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया और उनका जो निधन हुआ वो 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में हुआ। एक और पर्सनैलिटी जो मध्य प्रदेश से संबंधित रही राजनीतिक क्षेत्र में, जिसने पूरे देश में अपना नाम कमाया, उनको शंकर दयाल शर्मा के नाम से जाना जाता है। जन्म कब हुआ? 19 अगस्त 1918 को भोपाल में इनका जन्म हुआ। शिक्षा कहाँ हुई? सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से बीए की डिग्री प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की डिग्री प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। हार्वर्ड लॉ स्कूल से भी कानून में एडवांस्ड शिक्षा, आगे की शिक्षा प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में फेलो रहे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया। शंकर दयाल शर्मा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। आजादी के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विधायक चुने गए। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे, तो 1952 से लेकर के 1956 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें संचार मंत्री और योजना मंत्री भी शामिल हैं। तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में संचार मंत्री के रूप में काम किया और योजना मंत्री के रूप में भी काम किया। शंकर दयाल शर्मा ने आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। 1972 से 1974 तक ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे। 1984 से 1986 तक पंजाब के राज्यपाल रहे और साथ ही 1986 से 1987 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे।
भारत के उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे? 1987 से 1992, और 1992 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए और पूरा कार्यकाल इन्होंने 1997 तक पूरा किया और भारत के 9वें राष्ट्रपति ये बने थे। 26 दिसंबर 1999 को नई दिल्ली में इनका निधन हुआ। एक और पर्सनैलिटी जो मध्य प्रदेश की लगातार चर्चा में रहती है अलग कारणों से मतलब खेल के कारणों से, और क्योंकि इनके जो बेटे हैं और इनकी जो पत्नी है वो भी एक फिल्मी कलाकार हैं, तो उसके कारण भी आपने नाम सुना होगा मंसूर अली खां पटौदी। मंसूर अली खां पटौदी का जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ। जन्म कहां पर हुआ था? भोपाल में जन्म हुआ। नवाब पटौदी सीनियर इफ्तिकार अली खां पटौदी और बेगम साजिदा सुल्तान के पुत्र हैं, और देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल और इंग्लैंड के विनचेस्टर कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेलियोल कॉलेज में भी इन्होंने पढ़ाई की, और पटौदी ने इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम के लिए खेला और जल्द ही अपनी प्रतिभा के लिए ये प्रसिद्ध हो गए। मंसूर अली खां पटौदी को 1962 में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया जब वे केवल 21 वर्ष की उम्र के थे। उन्होंने कुल 40 टेस्ट मैचों में भारत का नेतृत्व किया था और उनमें से 9 में जीत हासिल की थी, जो उस समय के लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि सामान्य तौर से मानी जाती है। पटौदी के नेतृत्व में भारत ने 1967-68 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली विदेशी टेस्ट सीरीज जीती थी। उन्होंने अपने करियर में कुल 46 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 2793 रन बनाए, जिसमें 6 शतक शामिल थे और 16 अर्धशतक शामिल थे। मंसूर अली खां पटौदी को उनके योगदान के लिए 1964 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2013 में मरणोपरांत सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 22 सितंबर 2011 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ। एक और पर्सनैलिटी जो बेहद महत्वपूर्ण है वो है भीमाजी नायक। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1800 के दशक की शुरुआत में, और वर्तमान मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। एक महत्वपूर्ण आदिवासी समुदाय से थे। कौन से आदिवासी समुदाय से थे? भील समुदाय से थे, और अपने साहस और योद्धा कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। भीमाजी नायक ने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वे अपने क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोहों का नेतृत्व करने वाले प्रमुख भील नेता थे। उन्होंने स्थानीय भील जनजातियों को संगठित किया, ब्रिटिश सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की, और अपने स्थानीय ज्ञान और गुरिल्ला युद्ध की तकनीकों का उपयोग करके ब्रिटिश सेना को कई बार इन्होंने हराया। भीमाजी नायक और उनकी सेना ने ब्रिटिश प्रशासन और उनके सहयोगियों के खिलाफ कई प्रकार के संघर्ष किए, और अंततः ब्रिटिश सेना ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, और उनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1876 को मांडले बर्मा में हुई। एक और पर्सनालिटी जो लगातार हाल ही में चर्चा में थी, क्योंकि महाराष्ट्र के एक जिले का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, और इस औरंगाबाद का नाम अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है, और अहिल्याबाई होलकर का संबंध भी मध्य प्रदेश से था। इनका जन्म कब हुआ था? 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चोंडी गांव में इनका जन्म हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में भी ये काफी, क्योंकि इनका जो साम्राज्य था, इनका जो शासन था वो मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था, और इस कारण से ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी इनका विशेष महत्व है। और लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो चोंडी गांव में हुआ था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अहिल्याबाई का विवाह खंडेराव होलकर से हुआ, जो मराठा साम्राज्य के प्रमुख सैन्य नेता मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। खंडेराव की मृत्यु के बाद मल्हार राव ने अहिल्याबाई को राज्य प्रशासन और सैन्य मामलों में प्रशिक्षित किया था। 1767 में मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो गई, और अहिल्याबाई ने होलकर राज्य की बागडोर संभाली। आप जानते हैं कि जो होलकर प्रशासन का केंद्र था, जो होलकर का केंद्र था, वो कौन था? इंदौर था। तो इसलिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत इनका विशेष महत्व स्थापित होता है अहिल्याबाई का, भले ही इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ हो। तो इन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर को बनाया और वहां से शासन किया। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए, और साथ ही उन्होंने गया के विष्णुपद मंदिर सहित कई मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। इनका जो निधन हुआ था, निधन 13 अगस्त 1795 को हुआ था। एक और पर्सनालिटी मध्य प्रदेश की आपने लगातार सुनी होगी, संगीत के क्षेत्र में मध्यकालीन भारत में जिनका विशिष्ट स्थान है,
उनको हम तानसेन के नाम से जानते हैं और अकबर के नवरत्न में भी ये शामिल थे। जन्म कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा स्वामी हरिदास से इन्होंने प्राप्त की थी। वृंदावन में ये रहते थे और महान संगीतज्ञ थे। तानसेन राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में संगीतज्ञ थे। बाद में अकबर के दरबार में संगीतज्ञ बने और अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न तानसेन थे। तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन ने कई नए रागों की रचना की थी, जिनमें मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, दरबारी कान्हड़ा और मियाँ की सारंग प्रमुख है। उन्होंने ध्रुपद शैली को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया। संगीत शिक्षाएं और रचनाएं आज भी, उनकी जो संगीत शिक्षाएं हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वो आज भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तानसेन का जो मकबरा है वो कहां पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। और तानसेन के सम्मान में आज भी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करवाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी थी जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और पूरी उम्मीद है कि जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा आपकी होने जा रही है उसमें इनसे संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आएंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।